अब वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पैरों के नीचे ज़मीन ही निकल जाती थी, वैसा ही कुछ सीन हो गया था। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। पैसे लगा के अपने सर पे महीने का इतना खर्चा लगा के उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो हे गाइस, दिस इज गुड साहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार, बहुत सारे लोग ना अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां करते हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां की हैं, लेकिन एक मैंने बहुत बड़ी गलती की थी कनाडा आके, जिसका भुगतान मैं आज तक कर रहा हूं। तो आज की वीडियो में उसी मिस्टेक के बारे में बात करेंगे कि वो क्या थी, कब की, क्यों की, कैसे की। ये सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि जब आप कनाडा आओगे ना एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ PR, तो आप ये सब गलतियां वगैरह ना करो, तो बढ़िया रहेगा, आपकी लाइफ सरल रहेगी। और साथ के साथ मेरे को 2-3 जगह जाना है कुछ काम से, तो वहां भी चलते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। मैं कनाडा आया था सितंबर 2018 में एज अ स्टूडेंट एक कोर्स करने, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एम्बेडेड सिस्टम्स। और वो जो कोर्स था वो 2 साल का था, और 2 साल के बाद 2020 में वो मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया और मैं हो गया ग्रेजुएट। लेकिन ग्रेजुएशन से पहले ही मेरे को 2-3 जॉब ऑफर आ गए थे और मैंने एक जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। अब जॉब ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद मुझे लगा कि यार लाइफ सेट हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया। तो मैंने क्या किया, अपने आप को ट्रीट करने के लिए, अपने आप को गिफ्ट देने के लिए मैंने एक गाड़ी खरीद ली। अब मैंने सोचा कि भाई मैंने इतना सेक्रीफाइस किया अपने स्टूडेंट टाइम पे, इतनी मेहनत की है, तो एक ट्रीट तो बनती है। तो मैंने एक महंगी गाड़ी खरीद ली। अब वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बेसिकली हुआ क्या, जब मैंने वो गाड़ी खरीदी तब तो बहुत मज़ा आ रहा था कि भाई पूरी सनरूफ खुल रही है, सिद्धू मूसेवाले के गाने चल रहे हैं फुल बेस पे, तो बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन 4 महीने तक तो गाड़ी बढ़िया चली, लेकिन 4 महीने के बाद क्या हुआ, हर 2 महीने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी। लाइक कभी लिंक रॉड खराब होगी, कभी कुछ दिक्कत आ गई, कभी मेंटेनेंस करानी है। तो हर महीने 2 महीने बाद कभी $400 का खर्चा है, कभी $500 का खर्चा है, तो खर्चा होता रहता था। और उसके बाद दिसंबर 2021 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से मेरे को गाड़ी बेचनी पड़ेगी, क्योंकि यार बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि इंस्टॉलमेंट तक तो ठीक है, लेकिन जो हर 2 महीने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो बहुत खर्चा होता है, तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम है। और मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी लेने, क्योंकि 2.5 महीने के बाद मेरी गाड़ी ठीक हुई है, तो वहाँ चलते हैं। जिस हिसाब से यार गैस के प्राइसेस हो रखे हैं ना, अच्छी बात है गाड़ी बेच रहा हूँ, इतना महंगा पेट्रोल अफोर्ड नहीं हो सकता यार। तो बेसिकली यार 13 दिसंबर 2021, मतलब ऑलमोस्ट 2.5-3 महीने पहले मेरी गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ गई थी और गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो मेरे को गाड़ी टो करा के एक सर्विस सेंटर लेके जानी पड़ी। और सर्विस सेंटर वालों ने मेरे को ये बताया कि भाई आपकी गाड़ी जो है ना, उसका इंजन ख़राब हो गया है, मतलब इंजन में कोई हाइड्रोलॉक करके कोई सीन है, वो हो गया है। तो उन्होंने कहा कि भाई इंजन जो है ना वो पूरा का पूरा रिप्लेस होगा। उन्होंने कहा कि भाई अप्रॉक्सीमेटली $5,000 के आसपास का खर्चा आएगा। तो मेरी तो हालत ख़राब होगी। और उसके ऊपर से ये भी बोले कि भाई लिंक रॉड और ऑक्सिलरी बैटरी ऐसे करके कुछ चीज़ें होती हैं, वो भी ख़राब हैं, तो $2,000 और लगेंगे। तो मतलब सारा सौदा मिला के अप्रॉक्सीमेटली $7,000 का मेरा खर्चा हो जाएगा। तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी यार, फूके निकल गई थी, पैरों के नीचे ज़मीन ही निकल जाती थी, वैसा ही कुछ सीन हो गया था। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, तो बहुत स्ट्रेस हो गया था। तो उन्होंने कहा कि भाई आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से बात करो और क्लेम लेने की कोशिश करो। तो मैंने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल किया, उनसे बात की, देखा कि भाई क्लेम वगैरह मिल जाए। तो पहली बार में तो मेरे इंश्योरेंस वालों ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। वो कहते कि भाई हम कोई क्लेम नहीं देंगे, क्योंकि आपकी जो गाड़ी है वो खड़ी खड़ी ख़राब हुई है, तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, तो हम क्लेम कैसे दे दें। तो मैंने हायर मैनेजमेंट से बात की, काफ़ी सारे लोगों से बात की, पता नहीं यार किस किस से बातें की होंगी। तो 2.5 महीने लग गए पूरे के पूरे क्लेम प्रोसेस में, और फाइनली 2.5 महीने के बाद मेरे को मेरा क्लेम मिला। और अब जाके मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ अपनी डीलरशिप से, क्योंकि वो ठीक हो गई है। तो अब डीलरशिप चलते हैं, गाड़ी लेते हैं, फिर गुरुद्वारे चलते हैं, वहाँ मत्था टेकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जब आप कनाडा आते हो एज अ स्टूडेंट या एज अ PR, तो अगर गाड़ी वगैरह खरीदने की प्लानिंग करते हो, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ताकि जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप ना करो। और बाकी जितने भी लोग बोलते हैं ना कि कनाडा बहुत साफ़ है, कनाडा बहुत साफ़ है, देख लो यहाँ नीचे गंद देख लो, तो साफ़ सुफ कुछ नहीं है, बहुत जगह ऐसी होती है जहाँ पे गंदगी होती है। तो अब चलते हैं डीलरशिप। तो यार मैं पहुंच गया हूँ अपनी पहली डेस्टिनेशन पे। तो जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, ये एक जीप, डॉज और क्राइसलर की डीलरशिप है साउथ लंदन के अंदर। तो इन्होंने यार बहुत परेशान किया, मेरी गाड़ी 2.5 महीने से इनके पास खड़ी हुई है, इनके सर्विस सेंटर में, तो बहुत परेशान किया है। लेकिन अभी अंदर चलते हैं, गाड़ी लेते हैं और देखते हैं कितने का इन्होंने मेरा बिल बनाया है, क्योंकि पता नहीं यार कितना खर्चा होगा। तो अंदर जाके पता करते हैं कि क्या हिसाब किताब है। सो लेट्स गो। तो यार फाइनली गाड़ी की चाबी मिल गई है। टोटल 2.5 महीने के बाद मेरे को गाड़ी की चाबी देखने को मिली है अपनी, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
लेकिन खर्चा भी काफ़ी अच्छा खासा हो गया। तो बेसिकली यार टोटल जो गाड़ी की रिपेयर कॉस्ट थी वो थी $7,000, तो मतलब $7,000 में गाड़ी पूरी की पूरी ठीक हुई है। और उसमें से मेरे को सिर्फ $1,000 पे करने पड़े क्योंकि मेरा इंश्योरेंस का क्लेम था। तो मेरा जो डिडक्टिबल था इंश्योरेंस का वो था $1,000। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप कोई इंश्योरेंस क्लेम लेते हो किसी भी चीज़ को ठीक कराने के लिए, तो जो टोटल जो खर्चा होता है ना गाड़ी ठीक कराने का या कोई भी चीज़ ठीक कराने का, तो पहले जो $1,000 थे, मतलब जो पहला जो डिडक्टिबल था वो मेरे को पे करना था। उसके बाद का जो खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो इतना खर्चा हो गया अपना। $1,000 भी यार कम नहीं होते, लेकिन अगर क्लेम ना मिलता तो $7,000 तो भैया हम तो बर्बाद ही हो जाते, क्या ही बचता अपना। तो अभी $1,000 खर्च हुए हैं, लेकिन ये गाड़ी ठीक हो गई है और इंजन पूरा रिप्लेस हो गया है। तो अभी अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पे चलते हैं, मतलब गुरुद्वारे चलते हैं, क्योंकि 2.5 महीने बाद गाड़ी घर आ रही है। तो गुरुद्वारे चलते हैं, मत्था टेकते हैं और उसके बाद आपके साथ सारी बातें करते हैं। सो लेट्स गो। हाँ जी, तो यार अब हम आ गए अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पे। जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, ये है गुरुद्वारा लंदन का। तो बेसिकली इट्स पार्ट ऑफ लंदन सिख सोसाइटी। तो ये पड़ता है ऑलमोस्ट लंदन के एंड में। तो यहाँ अंदर चलते हैं, मत्था टेकते हैं। थोड़े अभी अपने दिन खराब चल रहे हैं तो थोड़ा सिस्टम सेट करते हैं और फिर घर जाके आपसे बात करते हैं कि क्या क्या पूरा हिसाब है। सो लेट्स गो। हाँ जी, तो यार अब बात करते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम लेने में और गाड़ी ठीक कराने में मेरे को प्रॉब्लम क्या आई मेन। तो बेसिकली मेन प्रॉब्लम ये थी कि जो मेरी इंश्योरेंस कंपनी थी वो और जो मेरा सर्विस सेंटर था जीप का, वो उन दोनों के अंदर कोई कम्युनिकेशन ही नहीं था। तो बेसिकली जो भी कोई बात करनी होती थी, कोई भी अप्रूवल चाहिए था, कुछ भी होना था, वो मेरे थ्रू हो रहा था। मेरे को एक तरीके से उन्होंने मिडल मैन बना दिया था। इंश्योरेंस कंपनी को कोई जीप से बात करनी होती थी तो मेरे को कॉल करते थे, जीप वालों को कोई इंश्योरेंस कंपनी से बात करनी होती तो मेरे को कॉल करते थे। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। ऐसे 2 महीने निकल गए। जैसे हस्बैंड वाइफ नहीं होते जिनका डिवोर्स हो गया होता है कि भाई एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे, तो उन दोनों का वो कोई हिसाब चल रहा था। तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने के बाद मैंने क्या किया, मैंने अपनी इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम्स डिपार्टमेंट के सबसे टॉप पे जो मैनेजर था ना, उसको मैंने फ़ोन पे लिया। मैंने उसको बोला कि भाई तू वेट कर, 1 मिनट होल्ड पे रह, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने सर्विस सेंटर में जो टॉप पे मैनेजर था सर्विस डिपार्टमेंट का, उसको फ़ोन किया, उसको बोला कि भाई तू होल्ड पे रह। उसके बाद मैंने दोनों की कॉन्फ्रेंस कॉल कराई और मैंने बोला कि भाई अब बात करो, जो भी बात करने हैं, जो भी अप्रूवल लेना है, जो भी मेल एक दूसरे को भेजने हैं, वो अभी करो। मैं भी फ़ोन पे हूँ, मैं भी अप्रूवल दूंगा। तो तब जाके उन्होंने सारी बातें की, सारे अप्रूवल वगैरह हुए और मेरा इंश्योरेंस क्लेम पास हुआ और मेरी गाड़ी ठीक होना शुरू हुई और 2.5 महीने के बाद गाड़ी ठीक हुई। तो यार अब बात करते हैं कि अगर आप एज अ स्टूडेंट कनाडा आते हो या फिर पीआर वगैरह लेके भी कनाडा आते हो, तो आपको अगर गाड़ी खरीदने की जरूरत पड़ती है तो गाड़ी खरीदते हुए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और साथ के साथ जो मैंने गलतियां की थी ना, वो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो बेसिकली किसी स्टूडेंट का गाड़ी खरीदने का मन कब करता है? जब वो अपने कॉलेज में या पार्ट टाइम जॉब पे दूसरे बच्चों को देखता है कि भी सब महंगी महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं, या फिर जिस घर में वो रहता है तो ड्राइववे में देखता है कि भी सबके पास महंगी महंगी गाड़ी है, किसी के पास फोर्ड मस्टैंग है, किसी के पास डॉज चैलेंजर है, किसी के पास जीप रैंगलर है। तो उसका ही मन करता है कि भाई मैं गाड़ी खरीद लेता हूँ, मे बी मैं भी अफोर्ड कर सकता हूँ अगर ये लोग कर सकते हैं। तो क्या करता है, किसी डीलरशिप पे जाता है। अब यहाँ का सिस्टम जो नॉर्थ अमेरिका का कल्चर है, सिस्टम है, वो आपको ईजिली अलाउ करेगा कि आप महंगी से महंगी गाड़ी खरीद लो, बड़े से बड़ा लोन ले लो, लेकिन यहाँ का सिस्टम आपको ये नहीं बताता कि $1,000 या $1,200 पर मंथ की जो किस्त है वो कैसे दोगे, ठीक है। तो आपको इस चक्कर में नहीं आना। तो बेसिकली जब आपका गाड़ी खरीदने का मन करे ना, तो आपने सिंपली अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपने ये पूछना है कि आपको गाड़ी की जरूरत क्यों है, वाई यू नीड अ कार। तो बेसिकली अगर आपका कॉलेज आपके घर से बहुत दूर है, या फिर जहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब करते हो वो जगह आपके घर से काफ़ी दूर है, या फिर आप एक ऐसी सिटी में रहते हो जहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, जैसे कि 12 बजे आप अपनी पार्ट टाइम जॉब से छूटते हो तो उसके बाद आपको बस ही नहीं मिलती और पैदल जाना पड़ता है रात को, तो ऐसी सिचुएशन है तो डेफिनेटली एक गाड़ी खरीद लो। लेकिन आपका जो कॉलेज है वो आपके घर के पास है, आपकी जो पार्ट टाइम जॉब है वो भी बहुत पास है और आपकी सिटी में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी बहुत बढ़िया है, तो आपको गाड़ी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब वर्क परमिट पे भी आ जाओगे तो अगर आपकी जॉब एक डाउनटाउन में लगी है, मान लो टोरंटो डाउनटाउन में लगी है, और अगर आप टोरंटो डाउनटाउन में ही रह रहे हो तो भी आपको गाड़ी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार गाड़ी का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। लाइक $800-900 कहीं नहीं गए, तो इतना खर्चा अपने सर पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसी पैसे को इन्वेस्ट करो। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी है। अब मैं यहाँ पे ब्रांड वगैरह की बात नहीं करूँगा कि आपको होंडा खरीदनी है, टोयोटा खरीदनी है, जीप खरीदनी है या फिर कोई और ही गाड़ी खरीदनी है। मैं कह रहा हूँ कि 2 ऑप्शन आपके पास, या तो आप एक नई गाड़ी खरीद सकते हो या फिर आप एक पुरानी गाड़ी खरीद सकते हो। अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी प्लानिंग क्या है। अगर आपकी प्लानिंग ये है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी खरीदनी है, मतलब 7-8 साल चलानी है, तो उस केस में एक नई गाड़ी खरीदो,
ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि भाई 2 साल गाड़ी चलानी है, उसके बाद देखेंगे जब सेट वेट हो जाएंगे तो बढ़िया गाड़ी खरीदेंगे, तो उस केस में गो फॉर अ यूज्ड कार, ठीक है। उस केस में नई गाड़ी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नई गाड़ी की वैल्यू बहुत ही जल्दी डेप्रिशिएट होती है। ओके, और जब आप एक नई गाड़ी डीलरशिप पे खरीदने जाओगे तो अपने दिमाग में ना 2 चीज़ें डाल के जाना कि भाई आपका बजट क्या है, मतलब बाई वीकली आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, और दूसरी चीज़ आपने कौन सी गाड़ी खरीदनी है, मतलब उसका मॉडल कौन सा है, ट्रिम कौन सा है, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में बिठा के जाना। क्योंकि जब हम डीलरशिप जाते हैं ना तो अपने आप हमारा बजट ऊपर होता रहता है। हम वहाँ पे देखते हैं कि भाई गाड़ियों की सनरूफ खुल रही है, रिमोट से गाड़ी स्टार्ट हो रही है, मेरे को बोस के स्पीकर्स मिल रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि चल बाई वीकली $15 ही बढ़ाने हैं, सनरूफ मिल जाएगी, $15 और डाल लेते हैं बाई वीकली, तो हमें रिमोट से स्टार्ट करने वाली गाड़ी मिल जाएगी, या ये फीचर मिल जाएगा या वो फीचर मिल जाएगा, जो कि सारे के सारे यार हनीमून फीचर होते हैं। उनका क्रेज़ ना शुरू के 5-6 महीने रहता है, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने एक बजट बना के जाना है कि भाई ये मेरा बजट है, ये मेरे को गाड़ी खरीदनी है, किसी सेल्स पर्सन के इन्फ्लुएंस पे नहीं आना, और अपने दिल को ना थोड़ा कंट्रोल करके जाना है। और तीसरा क्वेश्चन आपने अपने आप से ये पूछना है कि भाई आप कितने की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो। अब फाइनेंस का रूल तो ये कहता है कि आपकी जो महीने की इनकम है ना वो आपको देखनी है, और उसका जो भी 10% बनता है तो उतने की ही गाड़ी आप अफोर्ड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कनाडा आते हो, आपकी बढ़िया फील्ड जॉब लग जाती है और आपकी सैलरी है 4000 पर मंथ। अब उस हिसाब से उसका जो 10% बनता है वो बनता है $400 पर मंथ। तो आप जो गाड़ी ले सकते हो ना, उसका सारा का सारा खर्चा उन $400 के अंदर आना चाहिए। मतलब इंस्टॉलमेंट, इंश्योरेंस, गैस का खर्चा, मेंटेनेंस, रिपेयर कॉस्ट, सारा का सारा जो खर्चा है ना वो मंथली एवरेज लगा के $400 के अंदर ही आना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको एक गाड़ी खरीदनी है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो बेसिकली यार मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि जो गाड़ी होती है वो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट होता है, इनफैक्ट एक लायबिलिटी होती है। उसका कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा पैसे लगा के, अपने सर पे महीने का इतना खर्चा लगा के, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इंस्टेड आप वही एक्स्ट्रा पैसे ना इन्वेस्ट करो, देखना 10 साल बाद आपको एक एडवांटेज होगा, एक फ़ायदा होगा। और आप ये बात याद रखोगे कि किसी ने मेरे को बोला था कि यार गाड़ी पे खर्चा नहीं करना है, क्योंकि यार आप कनाडा आ रहे हो, एक बढ़िया करियर बनाने आ रहे हो, अच्छा पैसा कमाने आ रहे हो, बढ़िया घर खरीदने आ रहे हो। गाड़ी खरीदने के लिए थोड़ी कनाडा आ रहे हो, गाड़ी खरीदने के लिए यार पूरी उम्र पड़ी है, ठीक है। कभी भी आप एक बढ़िया गाड़ी खरीद सकते हो। यहाँ पे गाड़ी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ का सिस्टम इजीली अलाउ करता है कि आप बढ़िया से बढ़िया गाड़ी खरीद सकते हो। आराम से कोई भी गाड़ी खरीद लोगे, तो अपने आप को थोड़ा सेटल कर लो, एक मंथली स्टेबल इनकम बना लो, उसके बाद देखना कि आपका बजट कौन सी गाड़ी खरीदना आपको अलाउ करता है, तो इस हिसाब से गाड़ी खरीदनी है। ये नहीं कि आप एज ए स्टूडेंट आए और आते ही आपने महंगी सी गाड़ी उठा ली, उसके बाद किस्तें कैसे भरनी है वो उसका कुछ पता ही नहीं है। अब बहुत सारे लोग हैं मेरे को ये कहते हैं कि भाई एक गाड़ी जो होती है ना वो सक्सेस का सिंबल होती है, कि हमने ये गाड़ी ले ली, हमने 4 कड़े वाली गाड़ी ले ली, या फिर अपने मर्सिडीज खरीद ली। गाड़ी इज नॉट सक्सेस। जब आपका बैंक बैलेंस बना होगा ना, जो अंदर से आपको मोटिवेशन मिलेगी ना, उसकी बात ही अलग होगी, ठीक है। जब रोड से आपकी गाड़ी निकलेगी ना, तो लोग आपको नहीं देखेंगे, लोग ये नहीं देखेंगे कि आप कितने सक्सेसफुल हो, लोग ये देखेंगे कि भाई बढ़िया सी गाड़ी जा रही है, और वो जो बढ़िया सी गाड़ी बंदा चला रहा है ना वो कितने कर्ज में है, ठीक है। तो लोग ये सोचते हैं। तो प्लीज़ 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 एक नॉर्मल गाड़ी खरीदो, अपनी नीड को समझो, वांट की तरफ बाद में जाना जब सब कुछ सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यार यही सारी बातें मैं आप लोगों से करना चाहता था। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग। और गाड़ी वगैरह कोई मत खरीदना यार महंगी।